नमस्कार दोस्तों, ये मैं हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं टारगेट 22 एपिसोड 5 की। टारगेट 22 यूपीएससी प्री एपिसोड 5वां, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रेशर बेल्ट, लोकल विंड्स और ओशियन करेंट्स की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर बेल्ट्स की। प्रेशर बेल्ट का एक डेफिनेशन है, इसको आप स्नैपशॉट लेकर देख लीजिए। इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे क्योंकि ये एक रिवीजन वाला वीडियो है। तो देखिए, प्रेशर बेल्ट के बारे में जहाँ तक बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कि हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर 23.5 डिग्री जहाँ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सूरज गोल है और सूरज की रोशनी सालों भर किसी भी एक स्थान पर एक समान नहीं हो पड़ती। इसके कारण अलग अलग जगहों पर जो हवा दबाव, सूरज की रोशनी हर जगह जगह पर अलग अलग होता है, जिसके कारण सब वहाँ की सतह भी अलग अलग गर्म होती है, एक समान गर्म नहीं होती है। और हम सभी जानते हैं कि जब सतह गर्म होती है तो वह हवा को गर्म करता है, और हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और भिन्न भिन्न प्रकार का प्रेशर या दबाव उत्पन्न होता है। और इसी क्षेत्र को दबाव, मतलब प्रेशर बेल्ट, दबाव या दाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसको जनरली हम लोग 3 भागों में मानते हैं। एक है ट्रॉपिक इक्वेटोरियल लो, इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है। सब ट्रॉपिकल हाई, क्योंकि यहाँ पर वायु का अवतलन होता है। दूसरा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो कि जिसको कि पोलर लो कहा जाता है। पोल पर भी लो प्रेशर होता है। तो चलिए ऐसा क्यों होता है, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं इक्वेटर पर। जब इक्वेटर पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है सालों भर एक समान, और ये सतह अपेक्षाकृत बाकी इक्वेटर के आसपास का जो सतह है बाकी धरती से ज़्यादा गर्म होती है, जिसके कारण हवा यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठती रहती है और निचले वायुमंडल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। और हवा जब ऊपर उठती है तो फिर धीरे धीरे ठंडी होती है एनएलआर के तहत, नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि 50 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल लैप्स रेट से हवा हवा ठंडी होती है, और एक ठंडी होने के बाद हवा जब भारी होने लगती है और फिर वो नीचे बैठ जाती है। और जिस क्षेत्र में नीचे बैठती है वो 23 से लगभग 25 से 35 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये जमीन बैठ जाती है, हवा बैठने लगती है। और इस क्षेत्र को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायु का अवतलन होता है, जिसके कारण यहाँ पर नेविगेशन में दिक्कत होती है। प्लस इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ हवा ठंडी होकर नीचे बैठेगी वहाँ वर्षा भी कम होगी। और जब वर्षा कम होगी ऐसे जगह पर जहाँ वर्षण इवापोरेशन जो है प्रेसिपिटेशन से अधिक हो, उस क्षेत्र को डेजर्ट कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में डेजर्ट भी अधिक होता है। तो देखिए, इस तरह का जब हवाएं नीचे बैठती हैं, यहाँ अवतरण होता है। फिर जब हवा जब नीचे बैठती है, फिर कुछ हवा ऊपर और नीचे दोनों ओर बढ़ती है, और ये अलग अलग सेल का निर्माण करती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्वेटर से जब हवा ऊपर उठती है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ती है, और फिर कुछ दूरी पर जाकर वो नीचे बैठती है और एक सेल का निर्माण करता है, जिसको कि हेडली सेल कहा जाता है। इक्वेटर से हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है और वो सब ट्रॉपिकल हाई जिसको कहा जाता है, उस क्षेत्र में, यानी कि शीतोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में जब हवा नीचे होकर बैठती है, अवतलित होकर बैठती है, तो इससे लेकर एक जो सर्किल का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये इसको हेडली सेल कहा जाता है। कौन सा सेल कहा जाता है? हेडली सेल। इसको, इस कंसेप्ट को समझ लें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरे बार जब यहाँ पर पोल से, और फिर जब हवाएं गर्म होती हैं, यहाँ पर ये नीचे बैठ रही है यहाँ, और फिर ये हवा यहाँ से एक सब, जो कि हाई, जो उच्च दबाव का क्षेत्र है, उच्च दबाव से हवा हमेशा निम्न दबाव की ओर बढ़ेगी। और जब निम्न दबाव की ओर बढ़ेगी, यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो एक दूरी पर आकर इधर से आके जो पोलर फ्रंट से यहाँ टकराती है और फिर हवा ऊपर उठती है। पोल किसी तो शीत कटिबंध के चारों ओर एक पोलर फ्रंट सालों भर रहता है, जिसको कि यहाँ से हवा टकराती है फिर ऊपर उठती है, और यहाँ पर जो एक सेल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं फेरल सेल या फेरल चक्र। और पोलर सेल, और यहाँ पर एक जो पोल के आसपास एक अपना अलग ही सेल होता है, जिसको कि पोलर सेल कहते हैं। यहाँ ये हमेशा लो प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ वायुदाब हमेशा निम्न बना रहता है सालों भर।
पोलर सेल जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये था। अब चलिए इन क्षेत्रों में देखते हैं कि यहाँ पर कैसी हवाएं चलती है। ये चूँकि यहाँ पर जो है, चूँकि इक्वेटर के पास जो कि 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ तक के बीच में सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हवाएं एक समान गति से चलती है यहाँ पर। और हवाओं की दिशा भी एक समान होती है। हमेशा यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर हवा बहती है। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग। ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, मान के ऐसा ही होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम की ओर हवा हमेशा सालों भर यहाँ बहती है। और इससे यहाँ पर सन्मार्गी पवन, ट्रेड विंड्स या व्यापारी पवन के नाम से भी जाना जाता है। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे और बातें हम यहाँ पर कि जिसको कि हम लोग सब ट्रॉपिक उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पछुआ पवनें चलती है। पछुआ पवनें यानी कि हवाएं हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यहाँ पर देख सकते हैं हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, इसको पछुआ पवन कहा जाता है। ये तो एक उपग्रहीय पवन, हालांकि एक हवायु की गति जो है उसकी एक सामान्य दशा और दिशा, हालांकि बहुत से छोटी छोटी बातें हैं जो और भी धरातल की आकृति, भू आकृति हो, स्थानीय तापमान, आर्द्रता, समुद्र की स्थिति, पहाड़ों की स्थिति, उपस्थिति, पठारों की उपस्थिति, ये सब चीज़ें हवाओं को, एक वायु को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट देती, जिसको हम लोग स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं, लोकल विंड्स जिसको बोलते हैं। तो क्षैतिज रूप से जो गति करने वाली हवा को ही पवन कहते हैं। और सामान्यतः लघु क्षेत्र, और ये जो होता है सामान्यतः लघु क्षेत्र में सीमित स्थानीय दशाओं में उत्पन्न हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन जो है लघु छोटे क्षेत्रों तक सीमित होती है, पर लेकिन कभी कभी ये हज़ारों किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जब पवनों की, स्थानीय पवन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम स्थल समीर और समुद्र समीर, दूसरे में पर्वत समीर और घाटी समीर पर बात करते हैं। चलिए इस पर बात करने के लिए हम एक वाइट स्क्रीन लेते हैं और वाइट स्क्रीन पर देखते हैं। अब मान लीजिए ये है हमारा स्थल। अब जब स्थल होगा तो सागर का भी लेना होगा, और ये है हमारा सागर। ऊपर में ये सूरज जब दिन में चमक रहा होता तो दोनों पर समान रोशनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है कि जो धरातल होता है ठोस है, तो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा। जैसे जब ये स्थल भाग जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी, और यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा, और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहेंगी। इसे कहा जाता है समुद्र समीर, सी विंड्स, ठीक है, या सी विंड या सी ब्रिज जिसको कहा जाता है। अब आगे जब रात का समय होगा, रात में स्थिति ठीक इसके उलट होगी। अरे यार, रात में स्थिति इसके ठीक उलट होगी, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जैसे ही सूरज चाचू गायब होंगे, चंदा मामा आ जाएंगे, तो चंदा मामा के आते ही जो शीतलता बरसनी शुरू हो जाएगी, सूरज की रोशनी गायब यानी गर्मी गायब, तो ये तेज़ी से ठंडा होने लगेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं पानी जितनी तेज़ी से गर्म होता है, जितनी धीमी गति से गर्म होता है, ठंडा भी उतनी ही कम देर से होता है। तो यहाँ पर अब होगा यहाँ लो प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा हाई प्रेशर। क्यों? हाँ, क्योंकि ये ठंडा हो चुका होता है, और यह ठंडा हुआ तो ऊपर से हवा नीचे बैठने लगेगी, यहाँ हवाएं वायु का अवतरण हो जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। इसको कहेंगे हम लोग लैंड ब्रिज, लैंड विंड या लैंड ब्रिज जिसको कहा जाता है। स्थल समीर और समुद्र समीर, ये रहा हमारा स्थल समीर और समुद्र समीर का। अब हम बात करेंगे पर्वत समीर एवं घाटी समीर की। सेम कंडीशन, यहाँ भी एक वाइट स्क्रीन लेते हैं। ये है हमारा एक पहाड़, और इधर आ गए हमारे सूरज चाचू। चंदा मामा हैं तो सूरज चाचू ही होंगे। सूरज चाचू के आते ही सूरज चाचू की जो नज़रें सबसे पहले पड़ेंगी ऊंचाई पर पड़ती है, तो जाहिर है ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है तेज़ी से गर्म होगा। वो चोटी गर्म होगा, फिर धीरे धीरे गर्म होते होते ये जो ढलान है, ढलान वाला क्षेत्र ये गर्म होगा।
ये जब गर्म होगा तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट, और लो प्रेशर बेल्ट बनते ही हवाएं ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बहने लगेंगे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे बहने लगेंगी तो इसको कहा जाता है घाटी समीर। ठीक, ये हो गया हमारा वायु घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर ऊपर प्रवाहित होने लगती है, इसे हम लोग घाटी समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी समीर। अब समीर हमारे एक मित्र का भी नाम है, जनरली फिल्म में समीर ही होते हैं, सलमान खान मैक्सिमम। अब आगे फिर देखते हैं, अब समय है रात का, अब सूरज चाचू जा चुके हैं, अब आएंगे चंदा मामा। तो चंदा मामा के आते ही, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हिस्सा जो है काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज चाचू जाएंगे तो ये रिवर्स जो विकिर मतलब एक रिवर्स जो यहाँ से एक तरह से क्या बोल रेडिएशन होगा, रिवर्स रेडिएशन होगा। हीट यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर, और लेकिन नीचे चूँकि देर से गर्म हुआ है तो देर तक इसको सूरज की रोशनी मिली है, तो यहाँ पर देर तक गर्मी रहेगी, ये लो प्रेशर। अब हवाएं जो है ऊपर से नीचे बैठेंगी। इस हवा को एनाबेटिक विंड और इसे कैटाबेटिक विंड भी कहा जाता है। कैटाबेटिक विंड, एनाबेटिक विंड जो होता है गर्म होता है, नमी युक्त होती है, इससे बारिश होती है, जबकि कैटाबेटिक विंड ठंडी होगी और शुष्क होगी। तो दोस्तों ये था स्थानीय समीर और स्थल समीर। उसके बाद हमने बात की पर्वत समीर और घाटी समीर की। अब हम बात करेंगे एक साथ दो हवाओं की, फौन और चिनुक की। तो सबसे पहले देखते हैं फौन। यदि हम फौन की बात करें तो यह एक जोरदार झोंके वाली शुष्क एवं गर्म पवन है। यह हवा दक्षिणी एल्प्स के सहारे, यहाँ पर अब चलिए इसको थोड़ा मैप जूम करते हैं। यहाँ पर है हमारा एल्प्स माउंटेन, दक्षिणी एल्प्स से उत्तर की ओर ये बहती है, ऊपर उठती है एवं वर्षा के पश्चात एल्प्स के उत्तरी ढाल पर नीचे उतरते समय दबाव के कारण यह हवा गर्म हो जाती है। यह वायु फ्रांस और इटली, यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रांस और इटली, ये इलाका जो इधर फ्रांस है और ये जो पेनिनसुला इधर का ये इटली है। फ्रांस और इटली आदि देशों में प्रभावित होती है। इसका तापमान जो है 15 से 20 डिग्री तक होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशुओं को चराने के लिए भूमि मिल जाती है। दूसरा है चिनुक। चिनुक की बात करें तो चिनुक, आपने पता होगा कि चिनुक नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है, वो 2 पंखी वाला। ये चिनुक हेलीकॉप्टर अमेरिका से आता है और भारत ने भी इसको खरीदा है। एक डिफेंस में इस्तेमाल होता है, एक सैन्य हेलीकॉप्टर है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये जो चिनुक है, जैसे कि नाम से ही पता है, अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में होता है। रॉकी माउंटेन्स का जो रीजन है, ये हिस्सा अमेरिका एवं कनाडा। तो अमेरिका एवं कनाडा जो ये हिस्सा है, यहाँ पर ये चलता है ये पवन चिनुक। तो चिनुक जो इसका शब्द का मतलब भी होता है हिमभक्षी, मतलब बर्फ खाने वाला। जब यह हवाएं और ये जो है रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, जब इधर से आती है और आगे ये नीचे उतरती है और रॉकी पर्वत के ढाल से, और यहाँ पर गर्म होती है, जिसके कारण इसको बर्फ से मुक्त कर देती है। और एक यहाँ का जो चारागाह है वो इससे मुक्त हो जाती है, बर्फ से मुक्त हो जाती है, जिसके कारण पशुओं को चराने में आसानी होती है। चिनुक अमेरिका का, और एल्प्स जो ये जो बर्ग था वो इटली और फ्रांस में आल्प्स पर्वत, और रॉकीज पर्वत श्रेणी के आसपास कौन सा, ये रहा चिनुक। अब आगे देखते हैं लू आपको पता है कि नाम से ही पता है, भारत और पाकिस्तान में चलता है, अभी आप चल ही रहा है, ये अभी मौसम है हमारा लू का। गर्मियों में जब गर्म और तेज हवा, गर्म और शुष्क हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है मैदानी क्षेत्रों में, इसे लू कहा जाता है। अब है हरमट्टन, ये जो है पश्चिमी अफ्रीका, और मतलब अफ्रीका का जो ये हिस्सा है पश्चिमी अफ्रीका, सहारा के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि इधर यहाँ से ये इस ओर हवाएं बहती है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है सालों भर काफ़ी चिपचिपी गर्मी वाला क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बीमारी फैली रहती है, बुखार सर्दी वगैरह, चिपचिपा के कारण लोगों को हमेशा तकलीफ देह होता है। लेकिन जब यह हवाएं चलती है तो यहाँ पर थोड़ा राहत मिलता है, ये
शुष्क हवा होती है, ठंड राहत मिलता है, जिसके कारण इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। तेज रफ्तार से धूल भरी होती है, इस वायु को डॉक्टर कहा जाता है क्योंकि यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रभावित होती है और यहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है। ये चिपचिपा मौसम से थोड़ा राहत मिलाता है, जिसके कारण इसको डॉक्टर पवन कहते हैं। दूसरा है बर्ग, यह दक्षिण, आगे हम देखेंगे अब आगे देखेंगे सॉरी मिन्स्ट्रल। मिन्स्ट्रल ये जो पवन है, मिन्स्ट्रल और बोरा। मिन्स्ट्रल एक ठंडी वायु है। मिन्स्ट्रल जो है यह फ्रांस, ये भी आएगा, और मिन्स्ट्रल जो है ये आएगा हमारा यहाँ पर फ्रांस के आसपास। फ्रांस के आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर, यानी कि यहाँ पर जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी वो गर्म होंगी। यही चीज़ जलधाराओं पर भी लागू होगा। जो हवाएं या जलधाराएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगी वो गर्म होंगी, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगी वो ठंडी होंगी। तो ये चूंकि मिन्स्ट्रल है, ये ठंडी वायु है, जिसको कि भूमध्य सागर में की ओर, आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है। यह एक काफ़ी ठंडी और शुष्क है, तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली हवा है। यह हवा तापमान को काफ़ी नीचे गिरा देती है एवं फसलों के लिए हानिकारक होती है। इस क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय रीजन में यहाँ पर जो फसलों को के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अब आगे हम देखेंगे, एक है बोरा। कौन सा था? हाँ, मिनिस्टर के बाद बोरा। तो बोरा जो है, बोरा एक मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों में यूगोस्लाविया और एड्रियाटिक तट की ओर, एड्रियाटिक सी यहाँ पर है, जूम कीजिए, ये है एड्रियाटिक सी। हाँ, एक एड्रियाटिक सी और यूगोस्लाविया इधर है, यहाँ से इस ओर चलने वाली वायु है। ये एक या मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया की एड्रियाटिक तट की ओर बहने वाली ठंडी वायु है। यह वायु उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये ठीक कहा मैंने, एक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवा है। ये यूगोस्लाविया से इसके एड्रियाटिक सी की तरफ ये बहती है। आगे हम देखेंगे, हमने बोरा देख लिया और मिन्स्ट्रल को भी देख लिया। इसके पहले हम हार्मट्टन और लू भी देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं सिरोको यह सहारा मरुस्थल की पवन है। ये सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से इटली की ओर प्रवाहित होती है। ये है सहारा मरुस्थल, ये भूमध्य सागर को पार करके इटली की ओर प्रवाहित होती है। यह एक गर्म वायु है जो बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल रंग की हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त वर्षा कहा जाता है। इस वायु के आसपास लोगों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मिस्र में इसको, यहाँ पर है मिस्र में इसको खामसिन कहा जाता है, लीबिया में उसको गिबली, और चिली इसको ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है, और स्पेन में लेवेच और लेस्ट, और मेडिरा एवं कैनारी में, यहाँ पर मेडिरा एक आइलैंड है, यहाँ पर कैनारी आइलैंड यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस मेडिरा एवं कैनारी आइलैंड में लेस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। सिरोको के बाद अब चलिए अब हम बात करेंगे आगे खामसिन। सिरोको के बाद हम बात करते हैं खामसिन की। खामसिन तो अब हम बात कर रहे हैं खामसिन की। तो खामसिन जो है एक, ये मिस्र में चलने वाली एक हवा है। ये मिस्र की स्थानीय पवन है। मिस्र में चलने वाली एक शुष्क एवं उष्ण वायु, शुष्क और गर्म हवा है। खामसिन अरबी भाषा का शब्द है जो कि 50 के अंक का संकेत है, 50 का। मिस्र में यह हवा अप्रैल से जून तक लगभग 50 दिन के लिए दक्षिणी दिशा से चलती है। चलिए यहाँ से देखते, ये जो क्षेत्र है मिस्र के आसपास, यहाँ पर जैसे का दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है ये हवा, तो जाहिर है ये गर्म होगी। इसे खामसिन के नाम से जाना जाता है। मिस्र में चलने वाले जो 50 दिनों के लिए चलती है, यह हवा अपने साथ बहुत से धूल उड़ा कर ले जाती है। जैसे कि हमने अभी एक बात किया था, ये सिरोको जैसी हवा, इसका प्रभाव, यहाँ की जो धूल का प्रभाव भारत में भी पड़ता है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि केरल में भी लाल वर्षा होती है, क्योंकि जब ये सोमाली करंट जब एक्टिवेट होता है तो
यहाँ से आने वाली जो ये धूल कण है इसको उड़ाकर यहाँ केरल तक आ जाता है, भारत के तट तक, और केरल के तट पर यहाँ पर आकर वो रक्त वाली वर्षा, जो लाल वर्षा कराती है। अब आगे हम चलेंगे, देखेंगे ब्लिजार्ड, जिस सॉरी इसको आगे एक, हाँ, ब्लिजार्ड, जिसको कि हिंदी में हिम झंझावात कहते हैं। यह शीत ऋतु में प्रबल या शीत एवं प्रबल पवन है जो हिमपात से संबंधित है। इसके आने से दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यहाँ पर इस कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक ध्रुवीय पवन है ये। यह उत्तरी अमेरिका शीत लहर आती है और शीतकालीन प्रतिचक्रवाती शांत वातावरण को भंग कर देती है। यह प्रेरी क्षेत्र में बड़ी खतरनाक है। इस क्षेत्र में यदि नीचे तक बढ़ जाए तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये यहाँ तक इसका जो है बर्फबारी होने लगता है। आप देख सकते हैं कि यानी कि ये भारत के लगभग हरियाणा पंजाब का जो रीजन है उस अक्षांश तक यहाँ पर हिमपात होने लगता है, जिसके कारण यहाँ जो गेहूँ और जो अनाज की जो यहाँ की जो ग्रेनरीज है या उनको काफ़ी नुकसान होता है। यह प्रेरी क्षेत्र बहुत खतरनाक है। ध्रुवीय इलाकों में ये विशेष रूप से प्रभावकारी है। वहाँ पर इसकी आवृत्ति अधिक होती है और कई कई दिनों तक चलती है। अंटार्कटिका से के आसपास भी यह हो, इसमें देखा जाता है इसका प्रभाव। हम उसको अंटार्कटिका के टेरे एडेली में इनका प्रभाव अत्यधिक रहता है। अंटार्कटिका में सबसे अधिक प्रभाव रहता है, जहाँ इसको हिम झंझावात का घर कहा जाता है, द होम ऑफ ब्लिजार्ड। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे है ग्रिगेल, बुरान, लेवेंटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो चलिए हम बात करेंगे अब ग्रिगेल की। ये रहा ग्रिगेल, तो जिसमें कि ये जो ग्रिगेल है, ग्रिगेल एक या एड्रियाटिक सागर में, यहाँ पर भूमध्य सागर से लगे इलाके में एड्रियाटिक, क्योंकि देखिए इसका इलाका ऐसे हम लोग बता दिया जाता है कि एड्रियाटिक सागर या एजियन सी, लेकिन इसका प्रभाव कोई उतना ही सीमित नहीं होता है। कभी कभी इसका प्रभाव जो है कुछ दूर तक भी होता है। ये रहा हमारा एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सागर के तटीय भाग में उत्तर पूर्व से, यहाँ से यानी कि इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह चलती है। उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पूर्व की चलने, जो मुख्यतः शीत ऋतु में चलती है। यह अधिक प्रभावशाली तब होती है जब वायु दाब मध्य यूरोप तथा बाल्कन में अधिक होता है। यानी कि ये जो मध्य यूरोप या बाल्कन क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब वायु दाब अधिक होता है तब इस ओर बहता है ये। जाहिर है कि यहाँ वायु दाब अधिक होगा तभी यहाँ से ये हवाएं नीचे की ओर बहेंगी। इसमें वर्षा बहुत कम होती है और तापमान सामान्य से नीचे नहीं गिरता। इस प्रकार की वायु दक्षिणी फ्रांस और भूमध्य सागर के अन्य क्षेत्रों में भी चलती है। इस तरह का हवा यहाँ पर ये इसका प्रभाव ये फ्रांस और दक्षिण भूमध्य सागर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद है बुरान। बुरान यह एक साइबेरिया तथा मध्य एशिया में उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा से प्रभावित होती है। साइबेरियाई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ये रसिया का साइबेरियाई क्षेत्र है। ये साइबेरिया और मध्य एशिया में इस ओर प्रवाहित होती है ये बुरान। चलने वाली एक ठंडी पवन है। यह दिसंबर से मार्च तक चक्रवातों के पश्चात पश्चिम भाग में चलती है और प्रति चक्रवात की शांति को भंग करती है। यह अपने साथ बर्फ के टुकड़ों को बहा लाती है, अतः इसके लक्षण कनाडा के हिम झंझावात जैसे हैं। यह बड़ी तीव्र गति से चलती है और इससे तापमान जो है इस क्षेत्र में -30 डिग्री तक गिर जाता है। अतः यह मानव तथा पशु के जीवन के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। और जो यहाँ का जो स्टेपी ग्रासलैंड है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब आगे हम चलिए देखते हैं, अब कौन सा है, बुरान हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं लेवेंस्टर। लेवेंस्टर जो है या लेवेंटर है, यह इसे सोलानो भी कहते हैं। यह भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में, यह जो ये रहा मेडिटेरियन सी, और इसका जो पश्चिमी भाग है इस क्षेत्र में, पुर्तगाल और स्पेन वाला हिस्से में पश्चिमी भाग को प्रभावित करती है। और इसका मुख्य मार्ग बेलियारिक द्वीप से स्पेन की मुख्य भूमि तक है। इधर से मतलब बेलियारिक द्वीप यहाँ पर है और यहाँ से स्पेन की मुख्य भूमि की ओर होता है। यह पश्चिम की ओर चलती है। यह ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में चलती है।
ये एक तरह का ठंड और गर्मी और शीत ऋतु दोनों में चलती है। और यह एक शुष्क और ग्रीष्म दोनों ऋतु में चलती है। जब कोई चक्रवात या भूमध्य सागर में प्रवेश करता है तो इससे आंधी तूफान आते हैं और भारी वर्षा भी होती है। जब कोई चक्रवात यहाँ पर प्रवेश करता है उससे पहले ये हवाएं चलती है यहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉर्थर नेवाडोस। पहले नॉर्थ लेवेंस्टर के बाद हम लोग देखते हैं नेवाडोस। नेवाडोस जो है यह इक्वेडोर की पहाड़ियों, ये फिर यहाँ अमेरिका का ये रहा, यहाँ इक्वाडोर है। इक्वाडोर की पहाड़ियों की ऊंची घाटियों से चलने वाली यह पवन है जो पर्वतों पर ठंडी हवा को एकत्रित होने से चलती है। घाटियों में पहुंचकर यह वहाँ के तापमान में कमी कर देती है। इक्वाडोर के पहाड़ियों इस क्षेत्र में चलती है यह हवा। फिर है नॉर्थर। नॉर्थर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, नेवाडोस हो गया। अब हम देखते हैं नॉर्थर। नॉर्थर जो है यूएसए में चलती है। नॉर्थर यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में चलने वाली, ये हिस्सा जो है मैक्सिको के उत्तर वाला क्षेत्र इधर दक्षिणी भाग में चलने वाली है, जो चक्रवात के बाद आती है। यह अति शीत पवन है। इससे 24 घंटे में 20 डिग्री से तापमान गिर जाता है। यह तापमान 20 डिग्री से नीचे चला जाता है 24 घंटे के अंदर। इससे फसलों को बहुत क्षति होती था। यह प्रायः 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से चलती है। और इसके बाद इस तड़ित झंडा और ओला की वृष्टि भी होती है जब भी ये आती है। कौन सी है? नॉर्थर अपने पीछे पीछे तड़ित झंझा और ओला वृष्टि भी साथ में लेके आती है। फिर आगे हम चलिए देखते हैं, सॉरी बार बार उल्टा घूम जा रहा है। नॉर्थर के बाद नॉर्टे और पैम्पेरो। तो अब नॉर्थर की बात यदि करें, नॉर्टे की बात करें तो नॉर्टे या मध्य अमेरिका के में यह मध्य अमेरिका में उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती है और संयुक्त राज्य अमेरिका की नॉर्थर का ही दक्षिणी विस्तार है। चूंकि अभी हमने देखा ना, नॉर्थर इधर यहाँ से आ रही थी आगे नॉर्थर दक्षिण भाग आती है या तो इसी का एक दक्षिणी हिस्सा है जाकि जो इस क्षेत्र में बहती है ये नॉर्टे। आगे हम देखेंगे पैम्पेरो। यह बड़ी तीव्र गति से चलने वाली ठंडी और ध्रुवीय पवन है जो कि अर्जेंटीना में चलती है। यहाँ पर जाहिर ठंडी और ध्रुवीय पवन है तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेगी। यह बड़ी तीव्र गति से चलने वाली ठंडी व ध्रुवीय पवन है जो अर्जेंटीना उरुग्वे में चक्रवात के बाद चलती है, जो प्रायः वर्षा होती है। जब उससे प्रायः वर्षा होती है और बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। ये एक आसपास यहाँ का है। यह मुख्यतः दिसंबर एवं मार्च में चलती है। अब आगे है बर्ग जो है जर्मनी। अरे यार, बर्ग और समूम देखते हैं। बर्ग जो है जर्मनी की पहाड़ी इलाकों में चलता है। जर्मनी यहाँ पर आप यूरोपीय क्षेत्र में जर्मनी में चलता है ये बर्ग। और जर्मनी की पहाड़ी में नीचे से उतरती गर्म एवं शुष्क वायु। कोई भी वायु जब पहाड़ी से नीचे उतरती है तो वह शुष्क और गर्म होगी, जिससे उमसाने वाला मौसम बन जाता है। तेज गति से चलने वाली यह गर्म तथा शुष्क पवन बड़ी असहनीय होती है। इस प्रकार की पवन दक्षिण अफ्रीका में भी चलती है। अब दूसरा है समून जो है, इसको ईरान में फौन जैसे लक्षणों वाली गर्म धारा है। समूम या समून जिसको कहते हैं, यह ईरान में चलती है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। इस क्षेत्र में हाँ ये रहा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। समून जो है ईरान में फौन जैसे लक्षणों वाली गर्म तथा शुष्क पवन को समून कहते हैं। यह कुर्दिस्तान की पहाड़ियों से नीचे उतरती है। इससे तापमान 10 डिग्री से सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यहाँ पर ये कुर्दिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, ये उत्तर से नीचे उतरती है। यहाँ पर फरवरी से अप्रैल तक बर्फ पिघलाने के लिए सहायक होती है। यह शरद ऋतु में इससे तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, परंतु बसंत ऋतु में वनस्पति को हानि पहुंचाती है। आगे हम देखते हैं, अब है एक हमारा सांता आना और हबूब। सांता आना पहले देख लेते हैं। सांता आना जो है, सांता आना संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कैलिफोर्निया, ये है यूएसए। और इधर रहा हमारा ये कैलिफोर्निया पश्चिमी तट पर। कैलिफोर्निया राज्य में चलने वाली यह शुष्क पवन है जो कि मरुस्थलीय इलाके और पहाड़ों के ढलानों के साथ उतरने के कारण गर्म और शुष्क धूलमयी बन जाती है। अब आगे देखते हैं हबूब। नाम से ही पता चल रहा है कि ये
अफ्रीका या अरेबियन कंट्री का एक पवन होगा। हबूब जो है इस प्रकार की धूल एक धूल भरी आंधी है जो कि सहारा रेगिस्तान में, खासकर यहाँ सूडान के क्षेत्र में यहाँ पर प्रवाहित होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव खार्तूम के निकट होता है। सूडान में की राजधानी है नॉर्थ सूडान की खार्तूम। अब आगे हम बात करेंगे सामल। सामल की यदि बात करें तो सामल है इराक, यहाँ पर है इराक। यहाँ पर दजला और फरात नदी हैं, यूफ्रेटिस नदी जिसको कहते हैं फरात को। दजला फरात के मैदान उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली ग्रीष्मकालीन पवन है। आपको पता है कि दजला और फरात नदियों के बीच ही जो कि मेसोपोटामिया और बेबीलोन सभ्यता की का उदय होता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है ऐतिहासिक रूप से भी। यह एक ग्रीष्मकालीन पवन है। इन पर चक्रवातों का विघ्नकारी प्रभाव नहीं पड़ता, जिस कारण यह बिना किसी रोक टोक के नियंत्रित रूप से चलती है। दिन के समय यह तीव्र गति से चलती है और धूल भरी आंधियां भी लाती है इसके साथ। तो अब सामल के बाद हम बात करेंगे अब केप डॉक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं केप। अब हम चलिए देखते हैं बाइज जो है शीत ऋतु में फ्रांस में चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवा है। केप डॉक्टर भी एक तीव्र शीतल हवा है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पठारी क्षेत्रों से चलकर तट की ओर बहती है। इस हवा को टेबल क्लॉथर भी कहा जाता है क्योंकि यह पवन पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं ट्रामोंटाना जो है ये एक पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कोर्सिका शीतकाल में प्रभावित होने वाली एक शुष्क एवं शीतल हवा है। आगे है नेवाडोड जो है ये एक यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज के हिम क्षेत्र से इक्वाडोर की ओर, ये दक्षिण एंडीज के ये जो हिम क्षेत्र है यहाँ से इक्वाडोर की ओर बहती है, ये यानी कि उत्तर की ओर बहेगी। ये इक्वाडोर की ओर उच्च घाटियों में प्रभावित होने वाली ये पवन है। फिर आगे हम देखते हैं दक्षिणी बस्टर। मिनट इसमें थोड़ा सा, हाँ, नेवाडोड हो गया, उसके बाद आता है दक्षिणी बस्टर जो होता है, दक्षिणी बस्टर ये ध्रुवीय क्षेत्रों में से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाली है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाली अत्यंत शुष्क, यहाँ पर समुद्र से, यहाँ तटीय क्षेत्रों से, यहाँ से अंटार्कटिका के से ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रभावित होने वाली कुछ हवाएं हैं जिसको दक्षिणी बस्टर कहते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य ठंडी हवाएं भी हैं जैसे कि लेवेंटे, जूरन, फ्राइजम, मेस्ट्रो। लेवेंटे जो है फ्रांस और स्पेन में, जूरन स्विट्जरलैंड में, फ्राइजेम ब्राज़ील में, मेस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक पवन है। अब आगे हम देखेंगे, ये है पापागियो, ये भी मेक्सिको की है। सिस्टन जो है ये ईरान के सिस्टन प्रदेश में होता है। विली ये ऑस्ट्रेलिया में है। टेरल ये पेरू एवं चिली का पश्चिमी तट पर चलती है। टेम्पोरल यह मध्य अमेरिका का एक मानसूनी हवा है, टेम्पोरल। और विराजोन ये पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर। ये टेरल और विराजोन ये दोनों है पेरू चिली के पश्चिमी तट पर ये चलती है ये हवाएं। तो स्थानीय पवनें थोड़ी और भी अभी आप आगे हैं, देखते हैं इसमें। जैसे कि आगे हमारा है पुरगा, सिस्तान, सिरोको, समून हो चुका है, सिरोको भी हो चुका है, और जहाँ तक है टेम्परल भी हो चुका है। चलिए देखते हैं पुरगा और सिस्तान की बात यदि करें हम लोग। ये पुरगा जो है, पुरगा वायु टुंड्रा प्रदेश में, अलास्का व साइबेरिया क्षेत्र में, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, अलास्का, ये रहा अलास्का, और यहाँ से ये से इधर बहेगी साइबेरिया की ओर, इसको पुरगा कहते हैं। यह प्रचंड हिम झंझावात या बर्फानी तूफान है जो प्रायः उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं, इसी को पुरगा कहलाते हैं। अब आगे पुरगा के बाद है सिस्तान जो है ये पूर्वी ईरान की है, ये भी ईरान की है। यहाँ पर ईरान इस जगह पर है, पूर्वी ईरान के इस हिस्से में सिस्तान है। फिर सिमून है, ये सहारा का अरब में, सिमून सहारा में। सिरोको भी उत्तरी अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल में। अब आगे देखते हैं सुमात्रा।
ये जो सुमात्रा पवन है, सुमात्रा जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस जावा सुमात्रा क्षेत्र में ये बहती है, ये सुमात्रा पवन। सुमात्रा जो है मलक्का जल संधि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली एक रेखीय चक्रवात है। ये मलक्का जल संधि, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर देख सकते इसी जगह पर ये, यहीं पर ये उत्पन्न होती है ये सुमात्रा। सुमात्रा के बाद टॉलविंड, यदि हम टॉलविंड की बात करें तो टॉलविंड एक यह वह घाटी पवन है जो पर्वत के पार्श्व पर ऊपर की ओर चल रही होती है, इसको टॉलविंड कहते हैं। अब आगे है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक चक्रवात है, एक खास किस्म का चक्रवात है जिसको कि अमेरिका में ग्रीष्मकाल प्रारंभ एवं बसंत ऋतु में मिसिसिपी बेसिन में आने वाला प्रचंड विनाशकारी एक तूफान है, एक वातावरण जिसको कहते हैं, जैसे प्रबल निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है इसके चारों ओर, जिसमें 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र में। अटलांटिक से ये चलता है, ऊपर इस ओर बढ़ती है, ये काफ़ी विनाशकारी होता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो के बाद है टाइफून। टाइफून भी एक साइक्लोन ही है, या टाइफून जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब आप देखिए इसको, ये है प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा है, प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा ये है, इधर टाइफून चलता है यहाँ पर। ये चीन सागर और क्षेत्र में आने वाले लघु और प्रबल जो कि छोटे छोटे साइक्लोन होते हैं उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब टाइफून अब है विलीवाव। टाइफून के बाद अंत में हम एक है हमारा यहाँ विलीवाव। विलीवाव जो है मैगेलन जल संधि के आसपास। मैगेलन जल संधि कहाँ है आपको बता दें, मैगेलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका में, यह इस जगह पर है। मैगेलन जल संधि के आसपास के यहाँ पर सतह के रूप में चलने वाली एक प्रचंड पश्चिमी वायु है, यह पछुआ पवन है, ये पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली, इसको कहा जाता है विलीवाव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये स्थानीय पवनें। अब हम बात करेंगे ओशियन करंट्स की, महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराओं पर बात करते हैं, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक आप एक स्नैपशॉट लेकर इस महासागरीय धाराओं का, ओशियन करंट्स को एक बार पढ़ लीजिए। जैसा कि हमने अभी देखा, वायुमंडलीय ये जो स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय तापमान एवं उच्चावच, सूर्यातप और आर्द्रता आदि पर निर्भर होती है। उसी प्रकार महासागर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। अब यहाँ पर आप साधारण रूप से मैप में देखते होंगे, यह कुछ लाल और ब्लू या काली रेखाएं हैं। जो लाल रेखाएं हैं ये गर्म जलधाराओं को इंगित कर रही, दिखा रही है, और जो ब्लू या काली धारा है वो ठंडी जलधाराओं को दिखाती है, ब्लू वाली। तो चलिए हम पहले अब इस पर बात करेंगे जलधाराओं पर। तो जलधाराएं होती क्या है? महासागर में तापमान या लवणता की भिन्नता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वायु, ये जो जल का जो गमन होता है, जल का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान होता है, बिल्कुल नदी की तरह, लेकिन ये नदी से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है। इसे ही जलधारा या ओशियन करंट बोलते हैं। तो अलग अलग धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक की जलधाराओं को। अटलांटिक की जो जलधाराएं हैं, चलिए एक मिनट, हाँ यहाँ पर इसमें ये सारी जलधाराएं होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक उत्तरी विषुवतीय धारा की। अब जैसे देखते हैं कि ये रहा हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के सहारे दो धाराएं हमेशा चलेंगी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय जलधारा और एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ये जलधारा टकराकर इस ब्राज़ील के इस क्षेत्र से टकराकर दो भागों में बढ़ती है, और ये एक धारा उत्तर की ओर बहती है, जो कि इसको यहाँ पर एंटिलिस करंट या एंटिलिस धारा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र पर एंटिलिस आइलैंड का जो समूह है उसे कहा जाता है। और आगे हम जब यहाँ से बढ़ते हैं तो फ्लोरिडा तट से टकराकर ये उत्तर की ओर बहती है, जिसे कि हम लोग फ्लोरिडा करंट कहते हैं। और आगे जाकर ये इसी में जब गल्फ ऑफ मैक्सिको का पानी मिल जाता है तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जब आगे की ओर ऊपर बढ़ता है तो इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट। फिर आगे यही ऊपर की ओर जब ग्रेट ब्रिटेन के पास से गुजरता है तो इसे कहते हैं नॉर्वे करंट।
उसके बाद इसी जगह पर जब ये इसी धारा का एक स्व जो कि इरमिंजर करंट जो कि आइसलैंड के चारों ओर बहती है, इसको इरमिंजर करंट कहते हैं। और नॉर्वे करंट जो कि इसी को नॉर्थ केप करंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गर्म धारा है, यहाँ पर आती है आगे तक, ये आर्कटिक सी तक जाती है। या इसके प्रभाव से यहाँ पर रसिया का एक पोर्ट है जिसको मरमस्क के नाम से जानते हैं, और ये सालों भर खुला रहता है। रसिया का एकमात्र पोर्ट जो कि मरमस्क है वो सालों भर खुला रहता है। किसके कारण? नॉर्थ अटलांटिक करंट के कारण। अब इसी में हम देखेंगे एक और गल्फ स्ट्रीम देख चुके हैं, फ्लोरिडा की धारा देख चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर एक लेब्राडोर, गल्फ ऑफ लेब्राडोर से आगे आती है, ये है लेब्राडोर करंट। ये एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट के मिलने से यहाँ पर प्लैंकटन ब्लूम होता है, जिसके कारण न्यू फाउंडलैंड और उसके आसपास भारी मात्रा में मत्स्य पालन होता है यहाँ पर। और इधर से जो बफिन आइलैंड से करंट और लेब्राडोर करंट अपने साथ बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग को लेकर आती है, जिसे कि गल्फ स्ट्रीम पिघला देने का काम करता है। अब आगे इसी में हम जाएंगे, देखेंगे एक है लेब्राडोर करंट हो गया, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ईस्टर्न ग्रीनलैंड धारा। आगे ये रहा ईस्ट ग्रीनलैंड धारा। वेस्ट ग्रीनलैंड धारा जो है वो गर्म धारा है, ईस्ट ग्रीनलैंड धारा जो है वो ठंडी धारा है। इरमिंजर धारा मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, इरमिंजर करंट। फिर एक कैनारी करंट है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर से एक गर्म धारा है। एजोर्स करंट है, कैनारी करंट और अटलांटिक। जिसके देखिए यहाँ पर एक धाराओं के कारण इस क्षेत्र में एक गोल सा एक क्षेत्र बच जाता है जहाँ पर कोई करंट नहीं जा रही है। इस क्षेत्र को कहा जाता है सारगेसो सी। ये जो गोल वाला हिस्सा बच जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जहाँ लिखा हुआ है, इस क्षेत्र को कहा जाता है सरगेसो सी। सरगेसो सी रखने के कारण कि इस क्षेत्र में एक सरगेसम नाम का एक समुद्री वनस्पति पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सरगेसो सी कर दिया गया। अब पीछे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा एक ऐसे सागर का नाम बताया जिसका तट नहीं है, तो वो है सरगेसो सी। हालांकि एग्जाम में पूछा गया कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने ये सवाल आया था। आगे हम देखेंगे दक्षिणी विषुवतीय धारा है इसी में, ये रही दक्षिणी विषुवतीय धारा। इसी में ऊपर नॉर्वे करंट है, स्पिट्सबर्गन करंट, जनमयान करंट, बियर आइलैंड करंट, ये सब अटलांटिक ओशियन की धारा है। एजोर्स करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये था। और अब है साउथ इक्वेटोरियल, अटलांटिक की साउथ इक्वेटोरियल करंट। जब यही ब्राज़ील तक से टकराती है तो नीचे यहाँ पर इसको ब्राज़ील करंट के नाम से जानते हैं। और ये अफ्रीका तट के सहारे जब बहती है तो इसको गिनी करंट भी कहा जाता है। अब इसी में नीचे अफ्रीका तट से ऊपर की ओर बहती है एक ठंडी धारा है, जिसको कि बेंगुला करंट के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के सहारे जब उत्तर की ओर या इक्वेटर की ओर हवा एक धारा बहती है, जिसको कि हम लोग फॉकलैंड करंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक फॉकलैंड, गल्फ ऑफ फॉकलैंड है, जिसके कारण इसको फॉकलैंड करंट के नाम से जाना जाता है, बेंगुला की धारा। और इधर से फिर जाती है अंटार्कटिका प्रभाव, अंटार्कटिक प्रवाह या अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे पैसिफिक ओशियन की धारा, विश्व मतलब कि उसकी धाराएं, महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो यहाँ भी होंगी, इक्वेटोरियल करंट उत्तरी और दक्षिणी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आएगा क्यूओसिवो, ये जापान करंट है, इसको क्यूओसिवो धारा। उसके बाद दूसरी है ये क्यूओसिवो जो धारा है, यह धारा अंध महासागर, यहाँ पर अंध महासागर किसको कहा जाता है? सियाम सी। यह जो है गल्फ स्ट्रीम के समान है। यहाँ पर ये जो पीला सागर है, ये जो साउथ ये जो क्षेत्र है, इसको ही अंध महासागर भी कहा जाता है, सियाम सी, श्याम नहीं सियाम। यहाँ से बहती है एक धारा, ये बिल्कुल गल्फ स्ट्रीम की तरह है यह धारा भी। यह उत्तरी विषुवतीय धारा को फिलीपींस द्वीप के साथ समीप व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यह मध्य चीन के सहारे बढ़ती है, जापान के पूर्वी तट पर पहुंचती है। देखो ये जापान के पूर्वी तट पर जा रही है, यहाँ से आगे बढ़कर ये जापान के पूर्वी तट पर बढ़ रही है आगे। जापान के पूर्वी तट पर, माफ कीजिएगा, ये अंध महासागर जो है वो पैसिफिक ओशियन को ही कहा जाता है,
श्याम सी को नहीं, पैसिफिक ओशियन को ही अंध महासागर, जापान की काली धारा और इसको जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। और जब यहाँ पर ऊपर से आती है एक ओयोसिवो, इधर क्योसिवो इधर से गई और ओयोसिवो उत्तर से आती है, तो इस क्षेत्र में भी सेम करंट होता है, जहाँ पर कि लेब्राडोर करंट से अभी हमने यहाँ पर देखा न्यू फाउंडलैंड के आसपास, यहाँ पर भी एल्गल ब्लूम होता है। और यहाँ की जो महासागरीय तल की जो सीम का जो उच्चावच है, जिसके कारण यहाँ पर ये एक मत्स्य उत्पादन के लिए काफ़ी मतलब कहें कि इसके लिए सहायक होता है इसमें। और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मत्स्य पालन उत्पादन होता है, मछली पकड़ने का काम बहुत होता है। और आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश है जिसके पास जो मछली का सबसे ज़्यादा सेवन और उत्पादन करता है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि है लाइमेन करंट, तो सीमा करंट, ये सब प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। क्यूओसिवो का एक्सटेंशन है इधर ओयोसिवो। एलुसियन करंट, ये एलुसियन आइलैंड है इधर एलुसियन करंट। सब आर्कटिक करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। फिर आगे यहाँ कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट जो है वो एक ठंडी धारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम्बोल्ट धारा या पेरू चिली की धारा। ये जो धारा है ये भारत को भी प्रभावित करती है, यानी कि ये जो क्षेत्र है भारतीय मानसून तक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जब हम मानसून वाले चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी कोशिश करेंगे, यदि ज़रूरत होगी तो इसकी डिस्कस करेंगे। पेरू चिली जो है, पेरू चिली करंट जो है मानसून पर, यदि यहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है तो मानसून के लिए अच्छा है। लेकिन यदि यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, यदि ये क्षेत्र गर्म हो जाता है तो यहाँ पर तो भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्यूराइल एक हमारी प्रशांत अलास्का की धारा यहाँ पर है, अलास्का करंट। फिर होगी हमारी क्यूराइल धारा जो है बेरिंग जल संधि के पास है, यहाँ पर होगा। यहाँ से क्यूराइल धारा जो है बेरिंग जल संधि से दक्षिण साइबेरिया तट के साथ बहती है। ये क्यूराइल धारा ही ऐसी, या इधर से आएगी क्यूराइल धारा। कैलिफोर्निया धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा यहाँ रही, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी पैसिफिक ओशियन का ही है। फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, हालांकि ये इंडियन ओशियन का है, इसको हम देख लेंगे आगे चलकर। एल निनो अथवा विपरीत विषुवतीय प्रभाव, इसके बारे में हम लोग देख सकते ये बात करेंगे इसको। ये हम्बोल्ट के कारण होता है, ये हम्बोल्ट धारा के कारण ये आता है ये। अब चलिए हम बात करेंगे हिंद महासागर की। जब हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर जलधाराएं बहुत कम हैं। पहले तो इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ और साउथ, उसके बाद है एक मोजाम्बिक धारा है, मोजाम्बिक करंट, ये जिसको अगुल्हास करंट के नाम से भी जानते हैं। फिर ईस्ट कोस्ट अफ्रीकन करंट, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट करंट यहाँ पर, और अगुल्हास की धारा। फिर आगे हम यदि इसकी बात करें तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं इंडियन ओशियन में। तो ये था दोस्तों एक ओशियन करंट्स, स्थानीय पवन और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में आज का हमारा ये एपिसोड। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे अब भारत के बारे में। इसमें पहला जो एपिसोड हमारा होगा उसमें हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।